ये रिफ्लेक्ट करते हैं दोनों, चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो। ये दोनों जो है ग्रीन, नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 येलो और नंबर 3 जो है बेटा ये इंडिगो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यही वजह कि ये ग्रीनिश येलोइश, ठीक है ना, ये दिखाई देंगे। ये 3 कलर जो है ये इनको पसंद नहीं करते, इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर आप देखो ना कैरोटीनाइड्स को, तो कैरोटीनाइड भी रेड ऑरेंज वेवलेंथ को जो है बेटा ये रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए तो ये रेड ऑरेंज दिखाई देता है कैरोटीनाइड का अपना कलर, इसी वजह से होता है क्योंकि ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह ज़ैंथोफाइल जो है ना बेटे ये येलो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, येलो ऑरेंज को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, येलो और ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है इससे। चल ये आपने याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये बेटे, आपने याद रखना है। चल उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कैरोटीनाइड जो है बेटा रिफ्लेक्ट करता है रेड ऑरेंज को, लेकिन एब्जॉर्ब भी तो करता है ना। तो ब्लू वायलेट जो रेंज होती है ना, जो क्लोरोफिल की रेंज है, ये उसी रेंज वाले हिस्से को ये एब्जॉर्ब करता है। और इसी की वजह से ब्लू रीजन के अंदर ब्लू रीजन में जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है इसी कैरोटीनाइड की वजह से, क्योंकि ये ब्लू रेंज में तो पाया जाता है, ब्लू रेंज की लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, रेड रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है ना, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। और ये जो है बेटा जो ऑरेंज रेड ऑरेंज होता है ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसका कलर वैसे ही होता है। फिर 2 ग्राफ हैं, एक है एक्शन स्पेक्ट्रा और एक और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा आपको ये मालूमात देता है कि जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो कौन, हाउ मच लाइट एब्जॉर्ब, ये वाला आपको आंसर करते हैं कि कौन सी लाइट वो कितनी जज्ब करते हैं, ये आपको मालूमात देता है। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में मालूमात देता है कि कौन सी लाइट के ऊपर कितनी इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस की, मतलब कौन सी लाइट कितनी इफेक्टिव है, ये आपको बताता है एक्शन स्पेक्ट्रा। अब यहां ना एक बताया हुआ इसने पीक और वैली। यहां ये बोल रहा है कि पीक जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की नैरो है जबकि इसकी ब्रॉड है, जबकि यहां पर वैली इसकी वाइड है और यहां इसकी वैली नैरो है, ये उल्टा है। अब ऐसा कैसे है मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अभी दिखाता हूं। ये देखें, ये देखो, ये आप देखें, ये पीक है, देखें ना, ये पीक है, लेकिन ये पीक देखो कितनी नैरो है, नैरो है ना पीक, ये सारी पीक्स नैरो है, ये नैरो पीक है। जबकि आप ये नोट करो, ये मैंने येलो कलर किया हुआ है, ये यहां तक आ रही है बेसिकली, ये यहां तक जा रही है वैली, ये सारी वैली है, ये मैंने लेबल किया हुआ वैली। अब देखो ये कितनी वाइड है, जबकि इसकी वैली चेक करो, ये वैली सिर्फ यहां तक है, ये नैरो है, ये दिस इज वैली। एक्शन स्पेक्ट्रा में वैली नैरो है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो वैली है वो खासी जो है बेटा वाइड है। पीक का बड़ा फर्क है, देखो इसकी पीक ब्रॉड है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पिगमेंट एक ही वक्त में पढ़ रहे हो आप, क्योंकि एक से ज्यादा पिगमेंट जो है वो आप एक ही वक्त में पढ़ रहे हैं,
ठीक हो गया? तो ये चीज है। अब आप एक बात और नोट करें, देखो यहां दोनों को कंपेयर करो तो आप ये नोट करोगे कि जो पीक है ना वो ज्यादा ऊंची है ब्लू की, मतलब लाइट ज्यादा ब्लू जज्ब कर रहा है और रेड कम कर रहा है। और यहां पर फोटोसिंथेसिस जो होती है, देखो ये मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस मोर इन रेड एंड लेस इन ब्लू, लिखा है ना मैंने। दोनों की वजह कैरोटीनॉइड है, ये मैंने पहले भी बताया था। एब्जॉर्प्शन, ब्लू में मोर है और इसमें लेस है। वजह कैरोटीनॉइड कि इस रीजन में कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं इस रीजन में, ठीक है ना। क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड होते हैं। इसी तरह जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो क्या है बेटा? इसकी रीजन भी कैरोटीनॉइड ही है, क्योंकि ब्लू रेंज में कैरोटीनॉइड होता है, रेड में नहीं होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्यों बढ़ गई? क्योंकि कैरोटीनॉइड जब लाइट को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड खुद तो कन्वर्ट नहीं करते ना लाइट को केमिकल एनर्जी में, तो जब ये कैरोटीनॉइड जो है बेटा वो लाइट को शिफ्ट कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए में, तो जब ये क्लोरोफिल ए में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी लाइट वेस्ट हो जाती है। तो कैरोटीनॉइड की वजह से ही लाइट वेस्ट होती है और वो फोटोसिंथेसिस में बदल नहीं पाती। तो मतलब दोनों की रीजन जो है वो कैरोटीनॉइड ही है, दोनों की रीजन कैरोटीनॉइड है। बातें समझ आई हैं आपको? चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद देखें, ये जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो इसकी ज्यादा है। इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। चले अब देखें, उसके बाद दो तरह के रिएक्शन आपके पास, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। अच्छा देखें, लाइट रिएक्शन के जो अदर नेम्स है ना, इसको जी स्कीम भी कहा जाता है और इसको ही फोटो फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कीमियो ऑस्मोसिस होती है, कीमियो ऑस्मोसिस होती है। इसमें जो है बेटा, इसको कैल्वन साइकिल, कैल्वन बेंसन के नाम के ऊपर ये साइकिल है, कैल्वन साइकिल भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, जबकि इसकी मोस्टली अकरेंस आती है पेपर में कि कौन सा रिएक्शन किस एरिया में होता है, तो आपको याद रखना है। तो बेटा ये थैलाकाइड की सरफेस पर होता है, जबकि ये स्ट्रोमा में होता है। दिस विल अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये वहां होता है। ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी कन्वर्जन,
देखो बेटा, ये जो है ना, ये एक एनर्जी कन्वर्टिंग रिएक्शन है। इसके अंदर एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी, मतलब लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। जबकि ये लाइट जो है बेटा कंजर्वेशन रिएक्शन है, ये वाला, ये लाइट कन्वर्टिंग नहीं है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है, मतलब एटीपी और NADPH की एनर्जी को कंजर्व कर लेता है ग्लूकोज की शक्ल में, रिजर्व कर लेगा, क्योंकि एटीपी और NADPH की शक्ल में एनर्जी रिजर्व नहीं हो सकती, एनर्जी रिजर्व नहीं हो सकती। एनर्जी को रिजर्व किया जा सकता है, इसको स्टोरेज प्रोडक्ट, पहले ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज से फिर सक्रोज भी बना सकते हैं, फिर स्टार्च भी बना सकते हैं, तो ग्लूकोज की फॉर्म में ये हो जाएगी, एटीपी और NADPH की फॉर्म में। तो दैट्स वाई ये एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्व हो जाएगी इससे एनर्जी। आगे चलता हूं, देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल को ही डार्क रिएक्शन कहते थे। देखें इसमें एटीपी और NADPH की रेशो 1:1 होती है, मतलब एक दफा में एक एटीपी बनेगा और एक NADPH बनता है। जबकि इसके अंदर जब आप एक केल्विन साइकिल रन करते हो ना, तो एक ट्राइओज बनता है, ये 3 कार्बन वाली शुगर होती है, जिसमें 9 एटीपी इस्तेमाल होते हैं और 6 NADPH यूज होंगे। 9 एटीपी और 6 NADPH जो हैं वो कंज्यूम होते हैं। इसी तरह अगर आपने ग्लूकोज बनाना है तो ये 2 दफा होगा, और इसमें 18 एटीपी और 12 NADPH जो है बेटा वो इस्तेमाल होते हैं। अठारह एटीपी और 12 NADPH यूज होते हैं। अब ये दोनों दिन के टाइम में होते हैं, ये भी दिन में ही होता है। वजह, डार्क रिएक्शन रात में क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह बताओ, शाबाश। डार्क रिएक्शन रात में क्यों नहीं हो सकता, वजह बताओ। शाबाश बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। एनर्जी चाहिए, ओके। नीड मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, ये कोई वजह नहीं है। देखो बेटा मैं बताता हूं, ये जो एटीपी और NADPH है ना, ये सिर्फ दिन में बनते हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल नहीं होती, डार्क रिएक्शन को एटीपी और NADPH चाहिए होता है। एटीपी और NADPH जो है ये सिर्फ दिन में बन सकता है। एटीपी और NADPH स्टोर नहीं होता कि दिन में बना ले और रात को इस्तेमाल कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रेडी टू यूज एनर्जी होती है। ये रेडी टू यूज एनर्जी होती है, उसी वक्त जब ये बनते हैं उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इसको डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट इस्तेमाल नहीं करता। डार्क इसलिए नहीं बोलते कि ये रात में होता है, डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एटीपी और NADPH यूज करता है, लाइट इस्तेमाल नहीं करता। और एटीपी और NADPH सिर्फ दिन में बन सकते हैं, रात में नहीं, क्योंकि उनको बनने के लिए लाइट चाहिए। लाइट सिर्फ दिन में होगी, रात में तो होगी नहीं। तो ये वजह है कि ये डार्क रिएक्शन रात में नहीं होता, ये भी दिन में ही होता है, क्योंकि उसने लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होते हैं। फिर बेटा फोटोलाइसिस जो है ना वो सिर्फ लाइट रिएक्शन में होती है, डार्क रिएक्शन में नहीं होती। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सिर्फ इसी तरह इसके जो रिएक्टेंट है वो ये हैं, ये रिएक्टेंट है। वाटर इसका रिएक्टेंट है, एडीपी प्लस NADP रिएक्टेंट। इसी तरह सनलाइट भी इसकी रिएक्टेंट है।
जबकि इसके रिएक्टेंट जो है वो ATP है, NADPH है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्टेंट है इसके। ठीक है ना। जबकि प्रोडक्ट की बात करो ना बेटे, प्रोडक्ट की, तो इसका प्रोडक्ट है ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसी में हासिल होती है, ये प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट शुगर है, NADP और ADP, ये प्रोडक्ट है। ये आपने याद रखने। चलें आगे चलता हूं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस देखते हैं। देखो बेटा, नॉन साइक्लिक जो पाथवे होता है ना, ये जरा लंबा पाथवे है क्योंकि इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, दोनों फोटो सिस्टम। जबकि ये एक शॉर्ट पाथवे है। इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज्ड नहीं होते, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रीयूज होते रहते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है, इसमें पानी होता है डोनर। वाटर से अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो फोटो सिस्टम 2 पहले गेन करता है और फिर वो आगे मूव करते हैं। जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो ये, जबकि इसके अंदर ना जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो फोटो सिस्टम। देखो इसमें फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आते हैं बस, वाटर नहीं है इसका सोर्स। बात समझ आई आपको? सिर्फ जो है बेटा फोटो सिस्टम 1 ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है। जबकि इसके अंदर जो फोटो सिस्टम है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो फाइनल एक्सेप्टर, ये अक्सर एमसीक्यूज में आती है बात, इसका NADP है और इसका फोटो सिस्टम 1 है। NADP फाइनल एक्सेप्टर है, जबकि यहां फोटो सिस्टम 1 होता है फाइनल एक्सेप्टर। देखो इलेक्ट्रॉन आता है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, एक्सेप्ट कर दिया, फिर लाइट इस पे पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हो जाएगा फोटो सिस्टम 1 से, फिर एक चक्कर लगाएगा और एक ATP बनाएगा, वापस आएगा दोबारा एंड में, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास ही वापस आएगा, लेकिन फिर लाइट उस पर टकराएगी, फिर एक्साइट हो जाएगा, फिर दौड़ जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। ये सर्कल चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और ATP बना के देता रहता है। अब देखें बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ कि एक फोटॉन एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से फिर 2 होंगे ना, इस हिसाब से फिर 2 होंगे। ये रेड बॉक्स देखें ना आप, तो आपको वहां पे ये मेंशन किया हुआ है, जिसको नहीं पता ना आप देखें वहां पे मेंशन किया हुआ, वहां से आप देख भी सकते हो। चले, मैं बता रहा था बेटा, इसका जो नेट प्रोडक्ट होता है ना वो ये है।
उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें सिर्फ एटीपी है। इसी तरह ये एक नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब एटीपी का लेवल कम हो जाता है और एनएडीपीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये सब तब, सिर्फ तब होता है। इसी तरह इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ठीक हो, आगे चलता हूं। अब जरा इस डायग्राम को बड़े गौर से देखो। कुछ समझ आता है? जल्दी से गौर से देखो, कुछ समझ आ रही है? ये थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है, कीमियो ऑस्मोसिस का अमल हो रहा है। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन से एटीपी जनरेशन के अमल को दिखाया गया। ये कीमियो ऑस्मोसिस हो रही है। ये बिल्कुल डायग्राम ये बुक वाली है, ये ले, यही बुक में दी है। इसके अंदर दो चीजें नोट करने वाली है। एक ये ल्यूमन, ये वाला एरिया ल्यूमन है थैलाकाइड का, और ये वाला एरिया स्ट्रोमा है। मतलब ये मेम्ब्रेन स्ट्रोमा और थैलाकाइड की ल्यूमन के दरमियान में, और यहां से प्रोटॉन की वजह से एटीपी जनरेट हो रहा है। पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, आप प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करते हो इसके अंदर। प्रोटॉन जो है ना बेटा, ग्रेडियंट पैदा, यानी दोनों साइड पे स्ट्रोमा और थैलाकाइड के ल्यूमन में आप प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि आप एनर्जी बना सकें। अब वो कैसे करेंगे? पहला जो सोर्स है वो वाटर है। आप जानते हो कि यहां सनलाइट पड़नी है, इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने, और इसको इलेक्ट्रॉन किसने देने हैं? वाटर ने देने। ये वाटर के पास से ही आए हैं। प्रोटॉन का सोर्स बन गया, और फिर कुछ प्रोटॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से भी क्रॉस करके, स्ट्रोमा के वाले प्रोटॉन क्रॉस करके ये आए हुए हैं। क्रॉस करके ये आएगा। रिएक्शन अकर इन बिटवीन ल्यूमन एंड, जी बेटा, ल्यूमन एंड स्ट्रोमा। ये देखो दो सोर्स हो गए, एक सोर्स ये हो गया और एक सोर्स ये हो गया, और तीसरा ये है, ये वाला, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। देख लो, ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन ऑफ थैलाकाइड है। यहां जरा उल्ट बनी हुई है, मैंने सीधा करके बनाया, इसने उल्टा बनाया हुआ। जैसे मर्जी कर लो, बात एक ही है। ये देखो, मैंने बताया ना कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन डिफरेंस जो है ना, वो तीन तरीके से प्रोटॉन डिफरेंस क्रिएट होता है। नंबर 1, पहला प्रोटॉन पैदा करेगा वाटर, दूसरा जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से क्रॉस होगा, तीसरा यूजेज ऑफ प्रोटॉन है। स्ट्रोमा के प्रोटॉन यूज कर रहा है एनएडीपी, क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 2 प्रोटॉन और एनएडीपीएच में बदल रहा है। मतलब 3 ऐसे जराए हैं जिसकी वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन की मिकदार को कम किया जा रहा है और जो है ल्यूमन में बढ़ाया जा रहा है, इसलिए ल्यूमन पॉजिटिव होती जा रही है और स्ट्रोमा नेगेटिव होता जा रहा है। स्ट्रोमा नेगेटिव होता जा रहा है और ल्यूमन पॉजिटिव होती जा रही है। प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं ल्यूमन में, और फिर अल्टीमेटली वो ये प्रोटॉन
एटीपी सिंथेज में से गुजरेंगे और दीज प्रोटॉन आर यूज्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये देखो ना, ये यूज दिखाया हुआ है, ये यूज हो रहे हैं। ये जो मैंने थर्ड बात कही थी, देखो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन ल्यूमन में जा रहे हैं। एक बात ये एमसीक्यूज किया बेटा कि ल्यूमन में ही पानी ब्रेक होता है, ल्यूमन में ही ऑक्सीजन बनती है, ल्यूमन में ही ऑक्सीजन बनती है। ये समझ आया आपको? चलो गुड। या मैंने आपकी बुक से भी इसको टैली करवा दिया है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। बुक से जब आप इसको देखें तब आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से भी दिखा दिया। आगे चलते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है ना, उसका फाइनल जो गेन होता है वो ये दिखाया हुआ आपको। ये फाइनल गेन है, ये ना फाइनल एक्सेप्टर है। ये जो ना ये पूरा स्टेप कीमियो ऑस्मोसिस कहलाता है। यही चीज जो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये था फोटोफास्फोराइलेशन, क्योंकि इस दौरान लाइट रिक्वायर्ड थी। अब ये ओवरऑल मैंने कैलकुलेशन दी हुई है, ओवरऑल कैलकुलेशन। अब आप देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी है, आपको पता है वो बनते 4 हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, तो नेट जो है ना वो 2 रहेगा। पायरुविक एसिड में कोई एटीपी नहीं बनता। क्रैब्स साइकिल में एक जीटीपी बनता है, वो जीटीपी एटीपी बना लेता है। बनता जीटीपी है, लेकिन वो जीटीपी क्या करता है, वो एटीपी बना लेता है। एक NADH वो बराबर होता है 3 एटीपी के, और एक FADH2 दैट विल बी इक्वल टू 2 एटीपी। दिस विल बी इक्वल टू 2 एटीपी। इसी तरह NADH पर आ जाते हैं बेटा। NADH में अगर हम बात करें तो इससे 2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जबकि क्रैब साइकिल में 1 बनता है, और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, और क्रैब साइकिल में ये 3 बनते हैं, यहाँ नहीं बनेंगे। इसी तरह FADH 1 बनता है सिर्फ क्रैब, बाकी कहीं भी नहीं बनता, 1 बनेगा। सेम अगर वाटर की बात कर लें, ये रिलीज होते हैं 2 ग्लाइकोलाइसिस में। अगर आपको रिएक्शन याद हो ना, ये था 2 फास्फो ग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता था। ये वो स्टेप था कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ। अच्छा, इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं क्रैब साइकिल में, 3 वाटर मॉलिक्यूल, जबकि इसके अंदर 1 पानी का मॉलिक्यूल बनता है 1 वाटर मॉलिक्यूल, रिलीज नहीं होता। इसी तरह
इसी तरह यहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां बनेगा, सॉरी दोनों रिलीज होंगे टोटल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड 3 रिलीज, एक पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में रिलीज होती है, यहां ना ये रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी ये सेम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बेटा क्रैब साइकिल में 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ जस्ट अ मिनट। नहीं बेटा वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, रिलीज नहीं होते। आप देखो एरो अंदर की तरफ बना हुआ है, आप दोबारा देखें ना क्रैब साइकिल में, तो एरो बेटा अंदर की तरफ बना हुआ है, एरो ना अंदर की तरफ। मिसबा ऐसे नहीं है, रिलीज नहीं होते। 3 है बेटा, 3 है। एक ना थ्योरी में मेंशन है और जो है वो स्केच में नहीं बना हुआ जी। यूज होंगे, रिलीज नहीं होते, यूज होते हैं। जी चले, कोई और सवाल आपके जहन में हो जो आप पूछना चाहते हैं? जी कोई सवाल? चले फिर मैं खुद ही से कुछ चीजें बताता हूं आपको। देखें मैं बताता हूं आपको, 1-2 चीजें और आपको बता देता हूं, एडिशनली ऐड कर देता हूं। अब आप यही चीज जो होती है ना कीमियो ऑस्मोसिस की, यही चीज बेटा आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी करते हैं, ऐसी है ना। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दूं। ठीक है ना, यही सेम चीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स देखें, अब ये क्रिस्टी है, ठीक है, ये क्रिस्टी है।
अभी बस 1 मिनट में समझाता हूँ। ये है जी, देखो ये 2 मेम्ब्रेन मैंने बनाई है। इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान में ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। या जिसको आप क्रिस्टी का नाम बोलते हो कि भाई ये क्रिस्टी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर वो सारी चीजें मौजूद है, वो है ना साइटोक्रोम, साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3, वो सारे इसमें शामिल है, ठीक है। तो पता क्या होता है, NADH ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ये। जो NADH है वो ब्रेक होता है यहां, वो ब्रेक होता है यहां मैट्रिक्स में। इसी तरह वो यहां ब्रेक होते हैं। और इनके प्रोटॉन्स वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना यहां, इनके प्रोटॉन्स मूव करके जा रहे हैं यहां। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ऐसे यहां ये सारे कैरियर्स हैं, इनसे मोस्टली प्रोटॉन, चाहे वो FADH2 से ही हासिल क्यों नहीं हो रहे, और एट द एंड जो वाटर बन रहा है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन से जो वाटर बन रहा है वो भी मैट्रिक्स में बन रहा है। मतलब ये अब पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, जैसे वहां था ना ये नेगेटिव बन रहा है। नहीं हो रही। अच्छा, अच्छा देखें, अब नजर आ रहा है आपको ये? तो अब ये देख लें, सेम ऐसे ही हो रहा है। मैट्रिक्स में प्रोटॉन, ये NADH और ये FADH2 टूट रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटॉन यहां से मूव कर जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अब यहां पे फिर यही प्रोटॉन जो है बेटा, यही प्रोटॉन यहां पे जो है बेटा वो चैनल होगा। आप चैनल के बारे में जानते हैं,
दिस विल बी द एटीपी सिंथेस। ठीक हो गया। ये एटीपी सिंथेस से ये प्रोटॉन, जिसको आप प्रोटॉन पंप बोलते हो, ये मूव करेंगे। ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान बेटा ये जो एडीपी है ये बनाएगा एटीपी। अब देखें क्लोरोप्लास्ट में ये मूवमेंट कहां हो रही थी? देखें ये मूवमेंट कैसे हो रही थी, मैं दिखाता हूं आपको। क्लोरोप्लास्ट में ये मूवमेंट थैलाकाइड की ल्यूमन से स्ट्रोमा में हो रही थी। किसकी मूवमेंट बात कर रहा हूं मैं? प्रोटॉन की मूवमेंट बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। जबकि यहां जो मूवमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो मूवमेंट है वो जो है बेटा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से टू मैट्रिक्स होती है। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स प्रोटॉन मूव करता है। वहां पर वाटर जो ब्रेक हो रहा था वो ल्यूमन में हो रहा था। ऐसे ही था ना। यहां NADH और FADH2 जो ब्रेक हो रहे हैं, ये सारी बातें याद करने वाली हैं। ये मैट्रिक्स में ब्रेक हो रहे हैं, मैट्रिक्स में ब्रेक हो रहे हैं। और एटीपी भी मैट्रिक्स में बन रहा है ना, इसी के अंदर बन रहा है कि प्रोटॉन ये है। बना क्रिस्टी रही है, बन इसमें रहा, बना तो क्रिस्टी रही है। और यहां पे वाटर भी बन रहा है। वहां वाटर ब्रेक हो रहा है ल्यूमन में, यहां वाटर जो है बेटा वो बन रहा है। बातें समझ आई हैं आपको? जी ये समझ आया आपको? चले चले बेटा, टाइम हो गया पूरा, हमारा टाइम मुकम्मल हो गया। आज के लिए इतना ही। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने बड़ी डेप्थ में बात बताई है। ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल थी, ये नहीं पता होती बच्चों को। ठीक है ना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह